Good morning, students. My name is Meetu Epho and I am a science teacher. I hope that all of you are keeping good and healthy, enjoying and also obeying this lockdown period. I know आप घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आप और एक चीज़ कर रहे होंगे जो आप हर दिन करते हैं। वो ये है कि घर पे बैठे बैठे मम्मी के हाथों का बनाया हुआ अच्छा खाना भी खा रहे होंगे। ये खाना, ये भोजन हम हर दिन खाते हैं। ये भोजन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है? बच्चों, आज इसी बातों को, इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बोर होने नहीं दूंगी। मैं आपको भोजन की खोज में आपको गांव का सैर कराने जा रही हूँ। मैं आपको वो जगह दिखाने जा रही हूँ, वो इंसान से मिलाने जा रही हूँ जो आप हम सभी को भोजन प्रदान करता है। आज मैं आपको कक्षा 8वीं के पहली पाठ, साइंस का पहला पाठ, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, which means crop production and management, इस चैप्टर में मैं आपको कुछ बातें सैर कराते हुए, घुमाते हुए, खेल खेल में आपको कुछ बातें बताऊंगी। और अभी मैं जो बातें बताने जा रही हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको इतना ही करना है कि किताब की चीज़ों को, किताब के इंफॉर्मेशंस को आपको अपने में डाल के आपको बाहर देखना है। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा भोजन कहाँ से आता है। बच्चों, भोजन जो हम खाते हैं हमें दो स्रोत से प्राप्त होता है। पहला है पादप स्रोत, दूसरा है जंतु स्रोत। पादप स्रोत से प्राप्त हुए भोजन जैसे कि अनाज, फल, सब्जियां आदि। जंतु स्रोत से प्राप्त होने वाले भोजन जैसे कि दूध, अंडा, मांस, मछली आदि। ये भोजन हम ग्रहण क्यों करते हैं? हमारे लिए ये भोजन जरूरी क्यों है? बच्चों, भोजन हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये भोजन हमारे शरीर के जैव प्रक्रम को करने में सहायक है, जैसे कि श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना आदि। ये सभी कार्यों को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब हमारा देश भारत बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही भोजन की मांग भी बढ़ती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें करना ये है कि हमारे देश में भोजन का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण होना चाहिए, ताकि हमारे देश में सभी को भोजन प्राप्त हो सके और उनकी बढ़ोतरी हो सके। अच्छी तरह से भोजन का उत्पादन करने के लिए हमारे कृषि पद्धतियां यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी अच्छी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अच्छे करने के लिए हमें बहुत सारे आधुनिक जो चीज़ें हैं, आधुनिक जो मशीनें हैं, उसका भी उपयोग करना चाहिए। ये हम फसल उगाते हैं, इन सारे मशीनों से हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल उगाते हैं। फसल कितने प्रकार के होते हैं? फसल जैसे कि फल के फसल हो गई, सब्जियां हो गई, अनाज हो गई, ये सारे फसलों के प्रकार हैं। फसल उगाने के लिए हमें बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। फसल क्या है? एक ही किस्म के पौधे एक ही जगह पे उगाना, उसे हम फसल कहते हैं। मान लीजिए मैं आपको हमारे अंडमान निकोबार में गांव में लेकर चलती हूँ। आप जो पोर्ट ब्लेयर के जो बच्चे हैं, आप सभी को उतना नहीं पता होगा, लेकिन जो इंटर आइलैंड के बच्चे हैं, डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत के बच्चे हैं, उनको पता है। हमारे द्वीप समूह में हम ज़्यादातर धान की फसलें उगाते हैं। तो फसल यानी एक ही जगह पे एक प्रकार के अनेक पौधों को उगाना, यानी एक बड़ी सी खेत में बहुत सारे धान के पौधों को उगाना धान की फसल कहलाती है। और भारत देश में विभिन्न प्रकार के मौसम को देखकर हम फसलों को भी बांटे हैं। जैसे दो प्रकार की फसलें होती है मौसम को ध्यान में रखते हुए, खरीफ फसल और रबी फसल। अब खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल वो फसल है जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं।
जैसे धान, मक्का, सोयाबीन आदि। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल क्या है? रबी फसल वो फसल है जिसे हम शीत ऋतु में यानी ठंड के मौसम में उगाते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर। बच्चों, हमारे द्वीप समूह में ज़्यादातर हम जो है आप देखे होंगे कि हम जो है धान की फसल उगाते हैं, यानी ये एक खरीफ फसल है। धान को बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम धान को बारिश के मौसम में उगाते हैं। इसी चीज़ों को जानने के लिए, खरीफ और रबी फसल को और अधिक जानने के लिए आइए हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप को देखेंगे। Now we will learn about the cropping patterns. In our country, on the basis of the growing seasons, two broad cropping patterns are identified. They are Kharif crops and Rabi crops. Kharif crops. The crops which are sown in the rainy season are called Kharif crops. In India, the rainy season is generally from June to September, and the crops grown are paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. Rabi crops. The crops grown in the winter season are called Rabi crops. In India, their time period is generally from October to March. Examples are wheat, gram, pea, mustard, linseed, etc. Besides these pulses, vegetables are also grown during summer at many places. बच्चों, आप सभी ने अपने जीवन में कोई ना कोई एक पौधा तो जरूर लगाया होगा। आपने एक फूल का पौधा तो लगाया होगा या एक छोटा सा तुलसी का पौधा तो लगाया होगा। आप इन पौधों को लगाने के लिए कुछ कार्य करते हैं, है ना? जैसे कि छोटी छोटी कार्य है उस पौधों को लगाने के लिए। तो बच्चों, एक पौधा को लगाने के लिए जो छोटी छोटी कार्य विभिन्न चरणों में आप करते हैं, उसे कृषि पद्धतियाँ यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। और इन कार्यों को करने के लिए हम इसे 7 चरण में, 7 स्टेप्स में हमने इसे बांटा है। सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद और उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई और सातवां है भंडारण। बच्चों, कृषि पद्धतियां में कुल मिला के 7 चरण होती है। आपको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि हफ्ते में कितने दिन होता है? 7 दिन होती है। और वैसे ही कृषि पद्धतियों के लिए 7 चरण होते हैं। तो इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस छोटा सा वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। Agricultural practices. Cultivation of crops, that is, growing a crop, involves several activities undertaken by a farmer over a period of time. They are referred to as agricultural practices. These activities are preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting crops from weeds, harvesting and storage. बच्चों, अभी हम देखेंगे सबसे पहला चरण। सबसे पहला चरण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिट्टी तैयार करना।
फसलों को उगाने के लिए, किसी भी पौधा को उगाने के लिए हमारा सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। नाउ मिट्टी तैयार करना क्या है? मिट्टी तैयार करना यानी मिट्टी को उलट पुलट करना, मिट्टी को उलट पुलट करना, मिट्टी को ढीला करना, मिट्टी को पोला बनाना। अब ये इन शॉर्ट मैं साधारण भाषा में कहूँ तो आप किसी पौधा को लगाते हो तो गड्ढा खोदते हो ना, मिट्टी को ढीली करते हो ना, उसके बाद तो पौधा लगाते हो, उसी को कहते हैं मिट्टी तैयार करना। नाउ ये मिट्टी तैयार करना ज़रूरी क्यों है? मिट्टी तैयार करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी मिट्टी जो है ढीली हो जाती है, जिसके वजह से हमारा पौधा का जो जड़ है वो अच्छी तरह से नीचे तक पहुंच पाता है। दूसरी बात, हमारे पौधे के जड़ों को श्वसन में आसानी होता है, यानी मिट्टी ढीली हो जाने से ऑक्सीजन या वायु उसमें अच्छी तरह से प्रवेश कर सकता है और हमारे पौधे को जड़ को श्वसन के लिए ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिलती है। तीसरी बात, मिट्टी तैयार करने का फायदा ये है कि मिट्टी ढीली होगी, मिट्टी अगर पोला होगा तो उसमें केंचुए और अच्छी सूक्ष्म जीव पनपेंगे। केंचुआ और सूक्ष्म जीव पेड़ों से झड़े हुए जो पत्ते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं, वो जब सड़ जाते हैं ये उनको खाते हैं और उसको खाद में बदल देते हैं। इस खाद को हम ह्यूमस कहते हैं और ये ह्यूमस हमारे पौधों के लिए, हमारे फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें से उनको पोषक तत्व मिलती है और वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, अच्छी तरह से बढ़ते हैं। उसके बाद मिट्टी तैयार करने से फ़ायदा ये होता है, आपको पता है कि मिट्टी के नीचे जल होता है और अनेक पोषक तत्व होते हैं और हमारा पौधा जो है मिट्टी के सिर्फ कुछ सेंटीमीटर को ही उपयोग करते हैं, सिर्फ उसके कुछ सेंटीमीटर में से ही पोषक तत्वों को लेते हैं। तो मिट्टी को ढीला करने से, मिट्टी तैयार करने से मिट्टी के नीचे जो जल और पोषक तत्व है वो ऊपर आ जाते हैं ताकि हमारा पौधा इन पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ले सके और अच्छी तरह से बढ़ सके। और इस मिट्टी तैयार करने के लिए हम करते हैं हल जोतना। हम हल जोतते हैं, मिट्टी तैयार करने के लिए हल जोतना पड़ता है। आप गांव में अगर जाएंगे, आप बारिश के मौसम में देखेंगे किसान अपने खेतों में हल जोत रहे होते हैं। हल कैसे जोतते हैं? हल जो है एक औजार होता है जो एल शेप में होता है, उसके सिरे पे लोहे का एक प्लेट होता है जो धरती को चीर के आगे जाती है। आगे दो बैल होती है जो इस हल को घिसते हुए, खींचते हुए लेके जाती है और किसान जो है पीछे पीछे उस हल को पकड़े हुए जाता है। लेकिन हल जोतने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत अधिक श्रम भी लगता है। तो हल जोतने के इस प्रक्रिया को समझने के लिए आइए हम इस स्लाइड को देखते हैं। Preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. The practice to turn the soil and loosen it is called preparation of soil. This process is called tilling or ploughing. The loosened soil helps 1. The roots to penetrate deep into the soil. 2. The roots to breathe easily. 3. In the growth of earthworm and microbes present in the soil, which further turn and loosen the soil and add humus to it. 4. In bringing the nutrient-rich soil to the top. Preparation of the soil is done by using a plough, a hoe or a cultivator. After ploughing, the field is levelled for sowing and irrigation. The levelling of soil is done with the help of a leveller. तो बच्चों, मिट्टी तैयार करने के लिए और आगे कार्यों के लिए कुछ कृषि पद्धतियां
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि औजार की आवश्यकता होती है। ये कृषि औजार में आपके आ जाएंगे हल आ जाएंगे, आपके कल्टीवेटर आ जाएंगे, आपका जो हो आ जाएंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको आगे एक क्लिप दिखाना चाहूँगी। क्लिप से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब एक किसान खेत में हल जोतता है, किसान का इतना बड़ा खेत होता है, वो बेचारा हल पकड़ के जोतने के लिए उसको बहुत अधिक समय लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। तो ये हो गया हमारा जो अपारंपरिक तरीका का मिट्टी तैयार करने का तरीका। अभी हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की है, तो हमने आधुनिक तरीका भी अपनाया है हल जोतने के लिए या मिट्टी तैयार करने के लिए। उस आधुनिक तरीका में आपका आता है कल्टीवेटर, पावर टिलर, जो कि मशीन होता है, जिसमें किसान उस मशीन के ऊपर बैठ के उस मशीन को चलाता है और मशीन के पीछे जो है कांटे होते हैं, हुक्स होते हैं, जो मिट्टी को खोद के आगे लेके जाता है। इससे क्या होता है बच्चों कि उस किसान का श्रम, उस किसान का समय बहुत अधिक बच जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे देश में बहुत अधिक जनसंख्या है, तो हम आधुनिक तरीका का पालन करके, आधुनिक तरीकों को उपयोग करके अगर हम फसल उगाएंगे, अगर हम कृषि करेंगे, तो हमें इसमें समय भी बचेगा और हमें इसका उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। तो आइए इस मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया को, इसके जो कृषि जो पद्धति है, इसको समझने के लिए, आप कृषि औजार को समझने के लिए आप इस वीडियो क्लिप को देखें। Preparation of the soil is done by using a plow, a hoe, or a cultivator. A plow is made of wood or iron. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft. There is a handle on one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. The iron plowshare loosens the soil. Plows may be pulled by horse or a camel as well. Hoe is a simple tool which is used for removing weeds and loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad or bent plate of iron is fixed on one of its ends and works like a blade. It is pulled by animals. Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. बच्चों, हमने कृषि पद्धति की पहला चरण हमने पूरा कर लिया है। हमने पहला जो चरण है मिट्टी तैयार कर लिया, हमने कर लिया उसको, मिट्टी तैयार हमने कर लिया। अब हमारी मिट्टी तैयार है, हमें अभी दूसरा चरण करना है। दूसरा चरण क्या है? उसमें बुआई करना, बुआई यानी बीज लगाना। अब मिट्टी तैयार हो गया, किसान भाई क्या करेंगे? खेत तैयार है। जनरली हमारे द्वीप समूह में क्या होता है, किसान भाई लोग धान की खेती करते हैं। तो अब बीजों को लगाना, सेकंड चरण है बुआई। बुआई का मतलब है बीज लगाना, खेतों में बीज लगाना को बुआई कहते हैं। अब बीज लगाने के लिए हमारे किसानों को अच्छे बीजों का चयन करना होगा। अच्छे बीजों का चयन करने के बाद हमारे किसान क्या करते हैं? बीजों को बोरी में डाल के 2 या 3 रात के लिए पानी में भिगो के रखते हैं। उसके बाद उस बोरी को निकाल के 1 या 2 रात के लिए बाहर रखते हैं। उसमें क्या होता है, उस बोरे में जो बीज रखे थे ना, वो बीज अभी अंकुरित करने लगता है, यानी सीड्स का जर्मिनेशन होता है। अब जब जर्मिनेशन हो जाता है, जब अंकुरित हो जाता है, किसान उस बीज को लेकर जो मिट्टी तैयार किए हुए थे खेतों में, उस बीज को अपने हाथों से छिड़कते हैं। हाथों से छिड़कते हैं। कुछ दिन के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद में वो जो अंकुरित बीज था वो इतने छोटे छोटे धान के चारे में बदल जाता है। अब
किसान क्या करते हैं, उस धान के चारे को उखाड़कर खेतों में 2 या 3 पेड़ों को लेके लगाते हैं, पूरे खेत में धान लगाते हैं। इसको कहते हैं धान लगाना। लेकिन बच्चों, ये अगेन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय बहुत लगता है। तो अभी आधुनिक तरीका क्या है, हमारे पास में ट्रैक्टर सीड ड्रिल मशीन है। होता ये है, एक ट्रैक्टर जैसी गाड़ी होती है, पीछे एक कांटे वाली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पाइप से जुड़ी हुई होती है, उसमें छेद होता है। फिर ये, हाँ, आप उदाहरण मान लीजिए कंघी देखे हो ना, कंघी ऐसे लंबा होता है, उसमें दांत होती है, मान लीजिए वैसे एक बड़ा सा मशीन है। ऊपर हम बीज डालेंगे और एक एक कंघी के जो एक एक दांत है ना, वैसे एक एक ट्यूब है, उसमें से 2-2, 3-3 दाने बीज बराबर दूरी में ऐसे ही गिरते जाएंगे। तो ये सीड ड्रिल की मदद से किसान जो है कम समय में बहुत जल्दी बीज उचित दूरी में, उचित मात्रा में लगा के जा सकते हैं। तो अभी हमने बीज लगा दिया, सीड ड्रिल की सहायता से हमने समय और श्रम भी बचा लिया। अब हमारा 2 चरण बच्चों खत्म हो चुका है, यानी हमारा मिट्टी भी तैयार हो गया और हमने अपनी तैयार हुई मिट्टी में बीज भी लगा दिया, यानी हमने बुआई का काम भी कर लिया। अब हम जाएंगे हमारे तीसरे चरण में। तीसरा चरण है हमारे खेत में खाद या उर्वरक देना। बच्चों, जैसे हम छोटे होते हैं, हम बड़े होने के समय में मम्मी क्या करती है, आप सभी को अच्छी पोषक तत्व देते हैं ना, कि बच्चे हमारे अच्छी तरह से ग्रो कर सके, अच्छी तरह से बड़े हो सके, उनको संपूर्ण विकास हो सके। वैसे ही हमारे पौधों को, हमारे फसलों को भी खाद या उर्वरक यानी उनको भी पोषक तत्व देना जरूरी है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे खाद की। खाद एक जैविक पदार्थ है जो सड़े हुए पेड़ पौधे और जंतु अपशिष्ट से बनता है। खाद बनता है जब पत्तियां झड़ जाती है और जीव जंतु के अपशिष्ट जैसे गाय के गोबर हो गया, ये सभी से खाद बनाया जाता है। गोबर सूखने के बाद, ये अपशिष्ट सड़ने के बाद किसान उसको खेतों में छिड़क देते हैं। बच्चों, इसमें एक बात आपको ध्यान देना है, कभी कभार किसान क्या करता है, हल चलाने से पहले गोबर को खेत में छिड़क देता है ताकि हल चलाते वक्त यानी कल्टीवेशन करते वक्त, मिट्टी तैयार करते वक्त ये गोबर और मिट्टी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसका दूसरा पहलू भी है, हम मिट्टी तैयार करने के बाद, बुआई करने के बाद भी खाद लगा सकते हैं। तो 2 तरीका होता है। खाद एक जैविक पदार्थ है, इसलिए ये पौधों के लिए बहुत लाभदायक है। दूसरा हम बात करेंगे उर्वरक। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, ये जो है फैक्ट्री कारखानों में बनता है। इसको किसान धान या गेहूं के खेतों में लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा धान और हमारा गेहूं बहुत अधिक मात्रा में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और उसमें जो है अच्छा अनाज आता है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने से क्या होता है, इसमें 2 नुकसान होता है बच्चों। अधिक मात्रा में जब हम उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो मिट्टी का जो नेचुरल प्राकृतिक उर्वरता की क्षमता है वो खराब हो जाता है। क्यों, कंटिन्यूअसली हम लोग खेत में जब केमिकल डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, तो उसमें कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव, अच्छे वाले, केंचुआ हमारे सब मर जाएंगे। तो हमारा जो खेत का, जो भूमि का जो प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाता है। दूसरी बात, उर्वरक का उपयोग करने से जल प्रदूषण भी होता है। बच्चों, आप सभी को पता है जल प्रदूषण कितना खतरनाक होता है, हमारे सेहत के लिए कितना बुरा होता है। होता ये है, जब किसान अपने खेत में उर्वरक छिटक देते हैं, स्प्रे कर देते हैं या डाल देते हैं, उसके बाद अगर जल डाला जाता है या वर्षा होती है तो क्या होता है, ये सारे उर्वरक जो बह के हमारे पीने के जल स्रोत जैसे कुआं हो गया, हमारा तालाब हो गया, हमारा नदी हो गया, हमारा टैंक हो गया, वहां पे चला जाएगा। और अगर हमने उस जल का सेवन किया तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इसीलिए उर्वरक का उपयोग करना बहुत ज़्यादा
व्हाट टू से, बहुत ज्यादा सजेस्टेबल नहीं है, यानी उर्वरक का मात्रा उपयोग ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा हम खाद का उपयोग करें। बच्चों, खाद के साथ साथ अभी और एक ये है बायोटेक्निक है जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में होता क्या है, हम अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। एक टैंक में बची हुई भोजन, जो पत्तियां हैं यानी जो सड़ने वाली चीजें हैं, उस टैंक में हम जमा कर देंगे और लाल केचुआ होता है ना, रेड अर्थवर्म, लाल केचुओं को ला के जब हम इसमें सड़े हुए चीजों में इस टैंक में छोड़ देंगे तो ये लाल केचुआ इन चीजों को खा के सड़ के खाने के बाद में लाल केचुआ जो छोड़ता है वो वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहलाते हैं। ये जैविक खाद है, इसको हम जब अपने खेतों में उपयोग करेंगे तो हमें जो इसमें से जो प्रोडक्शन मिलती है वो बहुत हेल्दी होगा, हमारे सेहत को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट और खाद का उपयोग करना चाहिए। खाद का उपयोग करने का और भी फायदा है, खाद के उपयोग करने से हमारा भूमि जो है इसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाता है। खाद का उपयोग करने से, खाद तो सड़ी गली चीजों से बना है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे केंचुआ, बहुत सारे अच्छे वाले सूक्ष्म जीव जो है वहां पे आएंगे और बहुत सारे खाद बनाएंगे और हमारे पौधों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। बच्चों, अभी हमने कितने चरण कर लिए, हमने मिट्टी तैयार कर लिया, हमने उसमें बुआई कर लिया, हमने उसमें खाद और उर्वरक भी डाल दिया। अब हम करने जा रहे हैं हमारा चौथा चरण, कृषि पद्धति की चौथा चरण यानी सिंचाई। सिंचाई क्या है? सिंचाई है जल देना। आप सभी को पता है कि सभी सजीवों के लिए, चाहे मानव हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधा हो, सबको जल की आवश्यकता होती है। बढ़ने के लिए सबको जल चाहिए होता है। पौधों को जल देना सिंचाई कहलाता है, ठीक है। और सिंचाई का दो तरीका होता है, पारंपरिक तरीका और आधुनिक तरीका। पारंपरिक तरीका में होता यह है कि किसान जो है अपने कुआं से जल निकाल के, उस जल कुआं के बाद में छोटे छोटे कैनल्स, छोटे छोटे नहर बनाएंगे। फिर किसान क्या करेगा, वो कुआं से जल निकाल के बाल्टी से यहाँ पे जल डालेगा और ये जल फैल के पूरा खेत में चला जाएगा और उनके फसल को जल मिलेगा। दूसरा है, इसमें क्या होता है, जो पारंपरिक तरीका है उसको कहते हैं राहट, मोर, चेन पंप, ढेकली, ये सारे पारंपरिक तरीके के प्रकार हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में बच्चों जल का वेस्ट होता है, जल वेस्ट होता है, मतलब जितना पौधा को चाहिए उससे कई गुना ज्यादा जो है जल वेस्ट हो रहा है। नाउ सेकेंड तरीका, आधुनिक तरीका है स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप मेथड, ड्रिप इरिगेशन यानी छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में होता यह है बच्चों कि किसान एक कुआं से अपना जल निकालेगा पंप के जरिए। वो पंप जो है कनेक्टेड होगा पाइप से, ये पाइप आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे और पूरे खेती में पाइप के नेटवर्क होंगे, जाल होंगे। और पाइप जो है, मान लीजिए एक लाइन से जाएगा और यहाँ पे एक आधा मीटर ऊंचा जो है पाइप ऐसे ऊपर को आएगा और उसके जो टिप है ना, वहां पे छोटे छोटे छेद होंगे। अभी जब हम मोटर चालू करेंगे तो क्या होगा, पानी फोर्सफुली जाएगा और उन छोटे छोटे छिद्रों से फव्वारे जैसे स्प्रिंकल होके जल निकलेगा, बारिश जैसे छिटक के जल निकलेगा। इससे क्या होगा कि जल ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा और सारे पौधों को जल भी मिल जाएगा। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में होता यह है कि किसान जो है सेम अपना कुआं से, मोटर से, पंप से जल निकालेगा। वो पाइपलाइन जो है एक एक जाके ब्रांचेस इंडिविजुअली हर एक पौधा के जड़ पे पहुंचेगा, हर एक पौधा के जड़ पे पहुंचेगा और वो पाइप के सिरा में छोटा छोटा छेद होगा जिससे पानी एक एक बूंद रेस रेस के उस पेड़ के, उस पौधे के जड़ तक पहुंचेगा। तो इसमें देखा आपने बच्चों, डायरेक्टली पानी जो है पौधा के जड़ तक जाता है और एकदम सिर्फ रेस रेस के थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद गिरता है जिससे पानी का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। और ये उन जगहों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जहां पे सूखा होता है, जहां पे जल का स्रोत बहुत कम होता है, जल की मात्रा बहुत कम होती है। इससे हमारी जल की भी बचत हो सकती है। तो इस चीज को और अच्छी तरीके से, इन तंत्रों को अधिक तरीके से समझने के लिए आइए हम देखते हैं ये छोटा सा स्लाइड। The water available in wells, lakes, and canals is lifted up by different methods for taking to the fields. Traditional methods of irrigation. Various traditional methods are
moat, pulley system, chain pump, dhekli, and rehet. Cattle and human labor is used in these methods. These methods are less efficient and take a lot of time. Modern methods of irrigation. Modern methods of irrigation help us to use water economically. The main methods used are sprinkler system and drip system. Sprinkler system. In this system, perpendicular pipes having rotatory nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of a pump, it escapes from rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Therefore, it is called sprinkler system. This system is more useful in uneven land where sufficient water is not available. For example, sandy soil. Drip system. In this system, the water falls drop by drop directly at the position of the roots. So it is called drip system. Water is not wasted in this technique. So, 1. It is a boon in regions where availability of water is poor. 2. It is best for watering fruit plants, gardens, and trees. बच्चों आपने सिंचाई के आधुनिक और पारंपरिक तरीके देखे होंगे। अब हम बात करेंगे अगले चरण के, जो है खरपतवार से सुरक्षा। हमने अपने पौधों को मिट्टी तैयार करके दे दिया, उसमें बीज डाल दिया, हमने उसमें खाद डाल दिया, उर्वरक डाल दिया, हमने जल भी डाल दिया। अब हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करने लग गए, बहुत अच्छे से बढ़ गए, है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे अच्छे पौधों के साथ साथ में कुछ ऐसे बदमाश पौधे भी हैं जो हमारे अच्छे पौधों के साथ में आ गए हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे जिनको हमारी ज़रूरत नहीं है, जो हमारी फसलों के साथ में उग गए हैं। बच्चे आपने भी देखा होगा, आप गमले में मान लीजिए एक फूल का पौधा लगाए, उसमें 3-4 घास भी आ गए। तो ये जो अनचाहा पौधा है, जो हमें नहीं चाहिए वाला पौधा है, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। इन पौधों को हम वीड्स कहते हैं, खरपतवार। तो ये पौधे, इसको निकालना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बच्चों? क्योंकि ये पौधा जो है हमारे अच्छे पौधों के साथ में कंपटीशन करता है। हमने अपने अच्छे पौधों को क्या दिया? हमने अपने अच्छे पौधों को खाद दिया, हमने उसको जल दिया, हमने उसके लिए स्पेस प्रोवाइड किया। लेकिन ये जो खरपतवार है, ये जो जंगली पौधे हैं, ये हमारे दिए हुए पोषक तत्व, इसमें जल, इसमें स्पेस हमारे पौधों से वो छीन रहा है, जिसके वजह से हमारे पौधों में जितनी ज़्यादा उपज होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको ये खरपतवार को निकाल के फेंकना ज़रूरी है। तो बच्चों, खरपतवार को हटाने की या खरपतवार को निकालने की प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। तो निराई के लिए हम अगेन 2 तरीका यूज कर सकते हैं, पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक तरीका में बच्चों लोग करते क्या है, किसान क्या करते हैं, खेत में जाते हैं और वो देखते हैं कौन कौन सा अनचाहा पौधा है, उसको अपने हाथों से वो उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन इसमें अगेन बहुत ज़्यादा समय लगता है और मैन पावर लगता है। लेकिन बच्चों, अभी मार्केट में उपलब्ध है खरपतवार नाशी, यानी ऐसा रसायन जो खरपतवार को नष्ट कर सकता है। किसान भाई क्या करते हैं, खरपतवार नाशी को लाते हैं, पानी में घोलते हैं, फिर वो अपने पंप में डाल के, अपने मुंह पे कपड़े डाल के जाके पूरे खेत में खरपतवार नाशी को स्प्रे कर देते हैं। ये खरपतवार नाशी बच्चों सिर्फ और सिर्फ उन जंगली पौधों को ही नष्ट करता है। वे हमारे जो अच्छे पौधे हैं, जो हमारी फसल है, उसको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाता है। खरपतवार नाशी का एक उदाहरण है 2,4-D। अब हमने खरपतवार भी हटा दिया अपने पौधों से। अब हमारा पौधा को कोई टेंशन नहीं है, कोई जंगली पौधा नहीं है। अब सिर्फ हमारा पौधा हमारे दिए हुए खाद और जल से वो ग्रो करेगा। 3-4 महीने के बाद बच्चे आप देखेंगे कि हमारे धान के खेत में धान लग के पक चुकी हैं। 3-4 महीनों में हमारे लाल लाल धान एकदम खेत में भरा पूरा है।
अभी इन धान को हमको काटना है। तो बच्चों अब हम करेंगे अगला चरण यानी कटाई। बच्चों धान को काटना कटाई कहते हैं। इसके लिए भी पारंपरिक और आधुनिक तरीका है। पारंपरिक तरीके में किसान क्या करता है, हसिया यानी सिक्कल यानी दरांती लेता है, धान को एक मुट्ठी से पकड़ता है और सिक्कल से हसिया से काटते जाता है। लेकिन इसमें अगेन बच्चों बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा मैन पावर भी लगता है। इसको कम करने के लिए आधुनिक तरीका अपनाया गया है, एक मशीन बनाया गया है जिसको हम हार्वेस्टर मशीन कहते हैं। हार्वेस्टर मशीन करता ये है कि इसको खेत में चलाने से वो हमारे धान को काटते हुए जाता है। इससे क्या होता है, जल्दी कटाई हो जाती है और समय भी बच जाता है। बच्चों अभी हमने अपने पके हुए धान को काट लिया है। अभी काटने के बाद हम क्या करेंगे, काटने के बाद हम अगले चरण में जाएंगे। हम काटने के बाद अभी इस अनाज को, उसके जो पेड़ है, जो डंडी है, जो भूसा है, उसे अलग करना है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, पारंपरिक तरीका में किसान करता ये है, धान की गठरी को खोल के एक जगह पे वो बिछा देते हैं और उसके ऊपर 1 या 2 बैल को चलाते हैं और किसान उसके पीछे पीछे घूमता है, यानी गोल गोल घूमते रहता है। होता क्या है, बैलों के भार से, उसके तेज नाखूनों से क्या होता है, धान जो है अपनी डंडी से, अपने स्ट्रॉ से, अपने जो भूसा है उससे अलग हो जाता है, बीज जो है अलग हो जाता है। उसके बाद किसान जो है उस भूसा को उठा के फेंक देता है और धान को इकट्ठा कर लेता है। अभी बच्चों आपको मैं बता दूं, अभी हमारा आधुनिक तरीका में कंबाइन मशीन आ गया है। कंबाइन मशीन क्या करता है, धान की कटाई के साथ साथ वो उसको भूसा से भी अलग करता है, यानी कटाई भी हो गया, भूसा से भी अलग हो गया, यानी हमारा समय भी बच गया और मैन पावर भी बच गया। अब बच्चों हमने धान के अनाज तो इकट्ठा कर लिया, अभी हमारे पास इतना सारा अनाज है, लेकिन हमारे अनाज के साथ साथ में भूसा भी होगा, कुछ अच्छे दान के बीज होंगे, कुछ खराब वाले होंगे। अभी इसको भी तो अलग करना है। गांव में कैसे करते हैं, ज्यादातर गांव के लोग, किस लेडीज या जेंट्स क्या करते, एक कंटेनर होता है जिसको सूप बंबू से बनाते हैं, उसको उसमें थोड़ा सा धान को लेके जब हवा आती है ना, ऐसे पकड़ के खड़े होके धीरे धीरे गिराने लगता है। तो जब पीछे से हवा आती है, विंड स्पीड के साथ क्या होता है, जो भूसा है, जो हल्के वाले बीज है वो उड़ जाता है और जो भारी वाला बीज नीचे गिरता है, यानी हमारे अच्छे वाले बीजों से हमारे जो हल्के भूसे जो है अलग हो गया। अब हमारे पास में अच्छे वाले बीज हो गए। आधुनिक तरीका में हम लोग इसको विनोइंग मशीन से भी कर सकते हैं। विनोइंग मशीन में एक बड़ा सा पंखा होता है, उस पंखे के सामने हम खड़े होके धान को गिराते हैं तो पंखे की विंड स्पीड से भूसा उड़ जाता है और अच्छी वाली जो बीज है, भारी वाली जो बीज है, अलग हो जाता है। अब बच्चों हमने देखो कितना मेहनत किया, हमने मिट्टी तैयार किया, हमने बुआई किया, हमने उसमें खाद डाला, उर्वरक डाला, हमने सिंचाई की, हमने खरपतवार से सुरक्षा दिया, हमने कटाई भी कर लिया, हमने भूसा से भी अलग कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमारे पास में अनाज तैयार है, लेकिन बच्चों हम थोड़ी ना उसे एक ही दिन या एक ही महीने में खा जाएंगे या अकेले खुद थोड़ी ना खा लेंगे, पूरे देश को देना है, पूरे सारे लोगों को पहुंचाना है, सारे लोगों को देना है। इसके लिए हमको करना क्या है, इन अनाजों को लंबे समय तक टिकने के लिए कुछ बंदोबस्त करना है ना। अब हम क्या करेंगे, इस अच्छे वाले जो अनाज है इसको हम क्या करेंगे, धूप में, अच्छे धूप में सुखाएंगे। अच्छी तरह से हमारे धान या हमारे अनाज सूख जाएंगे ना बच्चों, तो उसमें क्या होगा, नमी आने का डर नहीं होगा, उसमें जो है फंगस, कवक नहीं आएंगे, उसमें जो है जीवाणु नहीं आएंगे, तो हमारा धान ये काफ़ी लंबे समय तक रहने के लिए तैयार है। तो किसान भाई क्या करते हैं पता आपको, गांव में लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा दान आता है तो कुछ जो है वो बेच देते हैं ताकि उनको कुछ इनकम हो जाता है और कुछ वो रख देते हैं अपने खाने के लिए। अब हमने धान को सुखा दिया, अब हम लास्ट चरण में जाने के लिए तैयार है, वो है भंडारण। बच्चों हमको अपने अनाज का, हमने इतनी मेहनत की है, अगर हमने इसको अच्छी तरह से भंडारण या स्टोरेज नहीं किया ना तो ये खराब हो जाएगा। तो इसको भंडारण के लिए हमने सुखा दिया है, अच्छी तरह से बोरी में, बस्ता में पैक करके हम रखते हैं। गांव में जो है बैम्बू का बनाया हुआ बड़ा सा कंटेनर होता है, उसमें डाल के रख सकते हैं, ड्रम में डाल के रख सकते हैं। लेकिन जहां पर बड़े मात्रा में उत्पादन होती है, किसान क्या करता है, बड़े बड़े बोरियों में डाल के रखते हैं या बिन्स में डालते हैं। बिन्स यानी मेटल का बनाया हुआ कंटेनर होता है और उसको बड़े बड़े गोडाउन्स में, भंडार गृह या साइलो में रखा जाता है ताकि इसको आगे सप्लाई कर सके। जैसे जैसे जहां पे डिमांड है उन
गाँव में, उन शहरों में पहुंचा सके। अब ये हो गया बच्चों पादप से प्राप्त होने वाले भोजन। अब हम सिर्फ थोड़ी ना पादप स्रोत के भोजन खाते हैं, हम तो जंतु स्रोत के भोजन भी खाते हैं। हमें तो अंडा, मछली, दूध भी पसंद है ना। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जंतु से हमें मीट, मछली, अंडा, दूध मिलता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए भी तो मेहनत करनी है। हम अपने घरों में या अपने जो सराउंडिंग्स में हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं दूध के लिए, हम मुर्गी पालन करते हैं अंडे और मांस के लिए, हम बकरियों का, भेड़ों का पालन करते हैं मांस के लिए, हम मछली पालन करते हैं, हम इवन हनी भी मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। तो बच्चों अधिक मात्रा में पशुओं को पालना और अच्छी तरीके से उसका देखभाल करना, उसे हम पशुपालन कहते हैं। तो या मुर्गियां पालते हैं तो मुर्गी पालन, पशु पालते हैं तो पशुपालन, मछली पालते हैं तो मछली पालन, और मधुमक्खी पालते हैं तो मधुमक्खी पालन। तो ये सभी स्रोतों से, ये सभी जंतु स्रोतों से हमें जंतु पादप उत्पाद प्राप्त होता है, जो हम अपने भोजन के तौर पे उपयोग करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको पूरा गांव का सैर करा दिया, मैंने आपको पूरा बता दिया कि हम लोग रोज जो खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ये भोजन हमें कैसे आता है, हमारे किसान भाई इस भोजन को तैयार करने में हमारे लिए कितना मेहनत करता है, इसके लिए विभिन्न चरण होते हैं, और हमने बहुत अच्छी तरीके से इन सभी चरणों को देखा। और ये सारे बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली बार बता रही हूँ, आप सभी को ये ऑलरेडी पता है। आपने तो खुद ही गमला में कभी ना कभी कोई ना कोई पौधा तो लगाया है, और उस पौधों को लगाने के लिए जो कार्य आप करते हो उसी को तो कृषि पद्धति कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये छोटी सी क्लास में आपको अच्छी तरीके से फसल उत्पादन और उसका जो प्रबंध है समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें।